नमस्कार दोस्तों। आज यानी 26 दिसंबर 2016 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ एनालिसिस है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट पेज पर रशिया का जो है प्लेन क्रैश हुआ है। तो देखिए प्लेन क्रैश से रिलेटेड न्यूज़ दो वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो फ्लाइट्स की आजकल जो सिक्योरिटी है, काफ़ी प्लेन क्रैश हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसको सिक्योरिटी को लेकर मेंस में पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो ये लोकेशंस है, लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैक सी में कहते हैं गिरा है, तो ब्लैक सी के आसपास कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे यूक्रेन है, रशिया है और ये सारे टर्की हैं। आप बताइए कौन कौन से और कंट्री जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द आते हैं। तो ये पूरा रीजन है प्रीलिम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2014 में भी क्वेश्चन आया था कि जो टर्की है किन किन दो सी के बीच में है और ब्लैक सी के आसपास कौन से कंट्रीज़ लगते हैं जो वहाँ पे, और दूसरे सीज हैं काफ़ी सारे, उनके आसपास कौन से कंट्री लगते हैं। दूसरा ये देखिए एक ये न्यूज़ है, यहाँ पर ये न्यूज़ है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट का जवाब दिया जो कि एक फेक ट्वीट था। उस फेक ट्वीट में ऐसा कहा गया था कि इजराइल ने पाकिस्तान को धमकी दी है। तो उस फेक ट्वीट पर बिलीव करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी धमकी का जवाब दिया और कहा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, इजराइल परहैप्स डजंट नो दिस, इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन देखिए हम इस पॉइंट को कहाँ यूज़ करेंगे, हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे अपने मेंस के आंसर में सोशल मीडिया का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो एक इंटरनेशनल एंगल हमें मिलेगा। हमें पहले पता था, देखिए सोशल मीडिया का साफ साफ पेपर 3 में इसका यूज़ होता है। पेपर 3 में साफ साफ टॉपिक है सोशल मीडिया का किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ होता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ तो हमने काफ़ी पढ़ा है, जैसे कल परसों भी पढ़ा था, चाइल्ड्स को ट्रैक करने में इसका यूज़ होता है। नेगेटिव यूज़ में भी हमने काफ़ी पढ़ा कि जिस हिसाब से कई बार जो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ में एक तरह से प्रोपेगेंडा, वहाँ पे बेंगलोर में काफ़ी एक्सोडस हुआ था नॉर्थ ईस्ट पीपल के खिलाफ में। मुजफ्फराबाद में जो मुजफ्फरपुर में जो यूपी में दंगे हुए थे, वहाँ भी जो सोशल मीडिया का गलत रूप से इस्तेमाल हुआ था। इवन हरियाणा में जो राइट्स हुए थे वहाँ भी गलत इस्तेमाल हुआ था सोशल मीडिया का। तो एक तरह से देखिए जो सोशल मीडिया, ये हमें इंटरनेशनल एंगल भी मिल गया किस तरह से। जैसे ट्रंप का आया था पॉइंट कि ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में एक गलत न्यूज़ फैली थी जिसका प्रभाव पड़ा था इलेक्शन के नतीजे पर, तो यहाँ भी एक गलत इस्तेमाल हुआ है। तो एक तरह से ये शुरुआत हो चुकी है सोशल मीडिया का बहुत गलत यूज़ होने की। तो ये पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल एंगल के साथ में, इंटरनेशनल डायमेंशन हम डाल सकते हैं। नीचे कुचिपुड़ी का पॉइंट है। कुचिपुड़ी प्रीलिम के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए बनाया जाता है कहाँ, आर्ट एंड कल्चर में आता है, ये आंध्र प्रदेश में आता है कुचिपुड़ी। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक ब्रास की प्लेट के आसपास रंगोली बनाई जाती है और ऊपर, तो आप आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ोगे। कुचिपुड़ी आपको पता होना चाहिए। हम आर्ट एंड कल्चर बाद में डिस्कस करेंगे तो हम देख सकते हैं इसे। उसके बाद देखिए आज काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक बैन की बात है यहाँ पर। एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि दिल्ली से, आपको पता ही होगा ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, दिल्ली में जो ये प्लास्टिक के पॉलीथीन या फिर डिस्पोजेबल ग्लास हैं इन्हें बैन कर दिया जाएगा 1 तारीख से। इस तरह का कुछ ऑर्डर दिया था। तो ये इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको यूज़ देखिए छोटी से छोटी चीज़ को हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अब पिछले मेंस यानी 2015 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल एथिक्स, इस तरह की चीज़ें क्या हैं। तो देखिए बिल्कुल बेसिक्स चीज़ आप लिखोगे जब एथिक्स के अंदर तो मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो आप लिखोगे इस तरह की चीज़ें कि मैं पॉलिथीन यूज़ नहीं करता इसलिए मेरे अंदर जो है इन्वायरमेंटल एथिक्स है। मैं जब भी कोई देखता हूँ इस तरह की चीज़ तो मैं उस तरह की चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ जिससे इन्वायरमेंटल को नुकसान पहुँचे। तो इस तरह की चीज़ों में जब आप डेली यूज़ की चीज़ें लिखोगे कि मैं प्लास्टिक ग्लास नहीं यूज़ करता, तो इस बस आपको यही चीज़, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं दिखाने हैं आपको, बस आपको यह दिखाना है कि आपके अंदर में इन्वायरमेंटल एथिक्स है। तो इस पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी और भी पॉइंट्स है इसके अंदर, जैसे कि डिस्पोजेबल ग्लास अगर लाने हैं तो GS2 में भी पेपर आ सकता है, इसका 3 में भी आ सकता है इन्वायरमेंटल में, ना सिर्फ एथिक्स में। अगर GS3 में आएगा तो आप लिखोगे कि अगर आपको इस तरह का बैन को इंप्लीमेंट करना है तो आपको जो अल्टरनेटिव है वो आसानी से उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। यानी जो प्लास्टिक के जो पॉलिथीन या फिर डिस्पोजेबल ग्लास के अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि पेपर पॉलिथीन्स, इस तरह की चीज़ें महंगी पड़ती हैं लेकिन आपको ये सस्ती करनी पड़ेंगी। अब चाइनीज़ पॉलिथीन मार्केट में अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। आप उनकी देखिए जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक लेवल के बाद में उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तभी इनको इंप्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस न्यूज़ में कहा गया कि अभी तक लोगों को पता नहीं। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। अवेयरनेस ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आता है। इंडिया में अवेयरनेस की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर जिसमें अवेयरनेस का पॉइंट ऐड किया जा सकता है। और कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए सोल्यूशन की जब भी बात आए तो हमारे देश में रिसर्च का पॉइंट हमेशा ऐड किया जा सकता है कि डेटा की कमी है, और जनरल पॉइंट और रिसर्च की बात आ सकती है, डेटा की बात आ सकती है, सर्वे की बात आ सकती है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि ना जनरल पॉइंट्स होते हैं, हम अपने मेंस के आंसर में इन्हें लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल ऐसे लिखोगे कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर, डेटा इज नॉट देयर, तो हमारे पॉइंट्स वेग हो जाएंगे। तो हमें सब्सटेंस करके लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ हर एक आंसर के हिसाब से अलग अलग लिंक करना पड़ेगा। वो सब हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और आगे कौन से पॉइंट है, देखिए आगे ये पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है
कि कुछ फेरी सर्विसेज स्टार्ट करने की बात की गई है गंगा के आसपास सिटीज़ में। तो देखिए जो इंटर जो है हमारे नेशनल जो वाटर हाईवेज़ हैं हमारे, पहले देखिए वाटर हाईवेज़ 5 थे, छठे के लिए बिल पेश किया गया था वो, लेकिन वो लैप्स हो गया। तो अब 106 जो वाटर हाईवेज हैं उनके लिए बिल लाया गया है। तो देखिए वाटर हाईवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए रोड पर कंजेशन कम करने के लिए, रोड पर इतनी भीड़ भाड़ आपको पता होगा, इतने सारे व्हीकल्स अब हो चुके हैं। जब इस तरह के जो हमारे वाटर हाईवेज हैं ये स्टार्ट किए जाएंगे तो कंजेशन काफ़ी कम होगी रोड्स के ऊपर से, और ये सस्ते पड़ते हैं। यानी जो वाटर हाईवेज हैं काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, इनमें पोल्यूशन भी कम होता है और काफ़ी चीप ये पड़ते हैं। और अगर ये डेवलप होंगे तो जो रिवर्स की एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ेंगी और उसके आसपास की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो काफ़ी फायदे इनसे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होएगा उन रिमोट सिटीज़ पर जो नदी के आसपास हैं। लेकिन काफ़ी दिक्कतें भी हैं इन हाईवेज पे, जो वाटर हाईवेज होते हैं। जैसे हमारा पहला हमारा कौन सा है, इलाहाबाद टू हल्दिया है शायद, इलाहाबाद टू हल्दिया। और दूसरा जो हमारा हाईवे है वो सादिया टू धुबरी है। और भी काफ़ी हैं। प्रीलिम के दृष्टिकोण से आप इसे याद कर लीजिएगा। काफ़ी कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है इस तरह का। पहला नेशनल जो वाटर हाईवे है वो कौन सा है, वो इलाहाबाद टू हल्दिया है। दूसरा है कौन सा है, सादिया टू धुबरी है, ये ब्रह्मपुत्र पे है, ये गंगा पे है। और भी काफ़ी हैं, ऐसे 5 तक हैं अभी तक। वैसे छठा भी आ गया लेकिन छठे का बिल पास नहीं हुआ। और आगे एक आता है जो हमारा पैरेलल चलता है कोस्टल की साइड में। तो और देखिए अब दिक्कतें किस तरह की आती है, दिक्कतें इस तरह की आती है, सिल्टेशन हो जाती है काफ़ी बार रिवर्स में सिल्टेशन होती है तो ये शिप चल नहीं सकते। दूसरा बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, मछलियों वगैरह को। और तीसरा देखिए हमारे पास ना स्मॉल वेसल्स अभी है नहीं। और चौथा पॉइंट ये है कि जो पानी रहता है इन नदियों में, पानी सारा साल नहीं रहता, इसलिए भी दिक्कतें आती है कि इनको वाटर हाईवेज की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट थे मेंस के लिए। और आगे कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए यहाँ पर देखते हैं। और ये एक छोटा सा पॉइंट मेंस में यूज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए काफ़ी सारे जो ये चाइल्ड अब्यूज़ होता है या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमेन्स के साथ में, ये फैमिली के अंदर ही होता है। तो इससे काफ़ी तरह की दिक्कतें रहती हैं क्योंकि फैमिली के अंदर होता है, तो इसलिए रिपोर्टिंग में नहीं आ पाता। इसीलिए हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें फॉल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है, कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो सर्वाइवल सेंट्रिक होना चाहिए, यानी जो सर्वाइव करता है विक्टिम सेंट्रिक हमारा होना चाहिए। और इसके बस जो ये कीवर्ड है ना, कीवर्ड याद रखिए आप, बस ये कीवर्ड याद रखिए, हमारा जस्टिस सिस्टम है वो सर्वाइवल सेंट्रिक होना चाहिए। आंसर में लिखने के काम आता है। ऐसे इस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी वैल्यू एडिशन होता है हमारे मार्क्स में। तो अब देखिए आगे का जो बात है यहाँ पर कहा गया है कि 2016 का जो ईयर था वो जुडिशरी के बीच में और इनके बीच में, जुडिशरी के बीच में और जो एग्जीक्यूटिव के बीच में काफ़ी एक तनातनी भरा रहा। काफ़ी सारे ऐसे केसेस रहे जैसे कि एनजेईसी का एक एक्ट था, एनजेईसी का एक्ट, जिसमें एग्जीक्यूटिव ने यानी सरकार ने कुछ ऐसा एक्ट रखा था कि सरकार का भी एक से रहता जुडिशल की अपॉइंटमेंट में, उसे जुडिशरी ने निरस्त कर दिया। और दूसरे कौन से पॉइंट है, और दूसरे देखिए ऐसे पॉइंट थे इसमें कि जैसे जस्टिस लोधा की कमेटी थी, 377 आर्टिकल था, और कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि पूरा 2016 का साल जो हमारा था वो जुडिशरी और इनके बीच में एक तनातनी भरा रहा। तो इस पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो जब भी कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि रिलेशनशिप दोनों के बीच में खराब है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगला जो पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 2 न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है इस पेज पर। एक तो किस तरह से हमारे अटैक्स रहे, ये तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया कि पूरा साल जो है अटैक्स होते रहे। पठानकोट में अटैक हुआ साल के शुरुआत में ही, यूरी में अटैक हुआ, हमारे काफ़ी जवान उसमें शहीद हुए। और उसके बाद भी देखिए काफ़ी छोटे मोटे अटैक्स जम्मू कश्मीर में होते गए। और थोड़ा पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी डिस्कस की गई है कि किस तरह से अटैक हुए। कि पिछले साल तो क्रिसमस पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए थे पाकिस्तान पर, लेकिन इस बार रिलेशन अच्छे नहीं हैं और क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ट्रस्ट को धोखा दिया और पठानकोट में अटैक हुआ, उसके बाद में अटैक्स जारी रहे। तो और भी 2-3 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए हैं कि रिलेशनशिप की शुरुआत अच्छी हुई थी जब एकदम पीक पर थी, जब सुषमा स्वराज हमारे देश की फॉरेन मिनिस्टर गई थी पाकिस्तान के दौरे पर। तब उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत की शुरुआत की थी कि सभी इशू को लेकर बातचीत हो और जिसमें टेबल पर यानी सारे के सारे इशू रहे, कश्मीर का इशू समेत ट्रेड के इशू सारे एक साथ डिस्कस किए जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जो यूरी के अटैक के बाद में तो हमने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए और काफ़ी रिलेशंस खराब हैं। लेकिन अब एक शुरुआत हुई है। कल हमारे प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ के जन्मदिवस पर एक ट्वीट किया, तो इससे को भी एक इस तरह से देखा जा रहा है कि अब एक तरह से रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि रिलेशंस अच्छे हों। तो आप देखना बाकी होगा कि कैसा सिग्नल जाता है उस ट्वीट से पाकिस्तान के अंदर में। और देखिए यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट, हाँ पीछे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रह गई यहाँ पर, ये देख लेते हैं। ये न्यूज़ है देखिए जो
ई वोटिंग को लेकर काफ़ी इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन सी 2-3 इशू इसमें इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं इस नीचे वाली न्यूज़ में। एक तो इशू सबसे पहले तो इसमें ये इन्वॉल्व है कि जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं हमारे देश में, देखिए पटना के मान लोग हैं, मान लीजिए आप बिहार के लोग हैं, मान लीजिए दिल्ली में आ जाते हैं वो, तो दिल्ली में आ जाते हैं, देखिए वहाँ उनका जो वोट है पटना में भी है, लेकिन कुछ समय तक वोटिंग जो कार्ड वो बनवा लेते हैं दिल्ली के अंदर भी, तो उनके डबल वोटिंग राइट्स हो जाते हैं पटना में भी और दिल्ली में भी, जो हमारा कानून है, आरपीए एक्ट है, उसके खिलाफ में है कि एक बंदे का एक जगह ही वोट हो सकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए देखिए काफ़ी सारी चीज़ें सुझाई गई, जैसे कि आप प्रोक्सी वोटिंग कर दीजिए या फिर ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान रख लीजिए ताकि वो दिल्ली में वोट बनवाए ही ना, और ताकि पटना में जिनका वोट है वो पटना में ही वोट दे सकें प्रोक्सी वोटिंग से या फिर ई वोटिंग से। और यह इशू आता है देखिए उनमें भी, हमारे जो सेना के जवान हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी यही इशू आता है कि उनको अगर वोट करना हो, देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली का बंदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेकिन अभी जॉब कर रहा है पटना के अंदर में, तो वो वोट कैसे देगा? तो उनके पास भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो ऑनलाइन वोट दे सकें या फिर प्रोक्सी वोटिंग ऐसे होता है कि आप किसी दूसरे को, मान लीजिए मैं अब दिल्ली के अंदर में हूँ लेकिन मेरा वोट किसी दूसरे स्टेट में है, मान लीजिए बिहार में, मान लीजिए मेरा वोट बिहार में है, तो क्या होगा, मैं किसी दूसरे पर्सन को राइट्स दूंगा, मान लीजिए मेरा भाई है या फिर कोई मेरा दोस्त है बिहार के अंदर में, मैं उसको राइट्स दूंगा कि आप मेरे मत का इस्तेमाल करें। इसको कहते हैं प्रोक्सी वोटिंग। प्रोक्सी आप याद है आपको छोटी क्लासों में हमारी अटेंडेंस कोई और लगाता है तो हम उसको कहते हैं कि प्रोक्सी लगा दियो मेरी, इस तरह से हम कहते थे पहले। दूसरा एक इशू ये आता है कि देखिए अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वोटिंग कार्ड को हम आधार कार्ड से लिंक करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो डबल राइट्स हैं उसमें उस पर कर्व किया जा सकता है। आधार कार्ड का देखिए काफ़ी फायदा हो सकता है। एक इलेक्शन कमीशन जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे उस बारे में एक आर्टिकल लिखा था, काफ़ी अच्छा वो आर्टिकल था। वो कहते थे कि देखिए वोटिंग कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही देखिए आजकल आधार कार्ड तो सभी का है, तो जैसे ही कोई बंदा 18 साल का होगा तो ऑटोमेटिक तो उनका वोटिंग कार्ड भी बन जाएगा, तो वोटिंग कार्ड अलग से बनाने की जरूरत है नहीं। और दूसरा, जब भी कोई पर्सन दूसरे जगह पर लिंक करेगा तो आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाएगा तो ऑटोमेटिक उसका दूसरी जगह से वो है जो पुराना वोटिंग कार्ड है वो निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह से आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही गई है। आधार कार्ड बहुत फायदे की चीज़ है, देखिए हर चीज़ में आधार कार्ड का फायदा है। दूसरा एक जो इशू था वो तो चलो डिस्कस हो ही गया, इस डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड था, तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से। आप देख लेते हैं ये न्यूज़ देखिए जो CPEC से रिलेटेड है, कल भी ये रह गई थी। CPEC से जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ग्वादार से जाकर चाइना के जिनजियांग रीजन तक जाता है, लेकिन ये हमारे जो रीजन है बाल्टिस्तान, जो हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन जिसने पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ से भी जाता है। इसलिए साफ साफ ये अगर हमारे रीजन से जाता है तो हमारी सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन उठाता है, तो इसलिए इंडिया इसके खिलाफ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक चाइना के प्रोफेसर्स ने और इवन पाकिस्तान के कुछ सेक्शंस ने इंडिया को इन्वाइट किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया को भी ये CPC ज्वाइन करना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि इंडिया पूरे रीजन में इंडिया इंटीग्रेट और ज़्यादा होगा और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी इससे इंप्रूव होंगे। तो इंडिया को जो ये इंडिया के जो कंसर्न्स है कि ये हमारे रीजन यानी बाल्टिस्तान से पास होता है तो उसको छोड़ के और हमें ये ज्वाइन करना चाहिए, इससे और कौन कौन से फ़ायदे होंगे। दूसरा फ़ायदा ये चाइना के प्रोफेसर ये कहते हैं कि इसे अफगानिस्तान को भी ज्वाइन करना चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया अगर ज्वाइन के चाइना के साथ ये सारे के सारे रीजन ज्वाइन होंगे तो पूरे का पूरे रीजन में डेवलपमेंट आएगी। अभी ये कहते हैं कि चाइना के जो जाता है, चाइना का मैप यहाँ पे नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी ये जो चाइना और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी है अच्छी है, वो उज्बेकिस्तान से होके है। लेकिन अगर एक बार अफगानिस्तान ने ज्वाइन कर लिया तो बलूचिस्तान से होकर भी यह जा सकता है। तो यानी देखिए अगर अब चाइना की कनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान से अफगानिस्तान बहुत नज़दीक है, तो एक दूसरा रास्ता खुल जाएगा चाइना का अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी के साथ में। और दूसरा इसमें एक मुद्दा ये उठाया गया है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो सॉफ्ट बॉर्डर्स होने चाहिए। सॉफ्ट बॉर्डर्स मतलब कि देखिए ये मनमोहन सिंह का कंसेप्ट था सॉफ्ट बॉर्डर्स का, यानी अगर आप बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट है उसको नहीं सुलझा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम जो लोगों का आना जाना है वो बना रहे ताकि गुडविल बनी रहे दोनों देशों के बीच में, और जो ये आतंकवादी फायदा उठा लेते हैं बेकार जो रिलेशंस का वो ना उठा पाएं। तो अगर सॉफ्ट बॉर्डर रहेगा, लोगों का आना जाना बना रहेगा, दोनों एक दूसरे साइड से हमारे लोग वहाँ जाएंगे कश्मीर के और वहाँ के लोग हमारे कश्मीर में आएंगे, तो इससे क्या होगा, एक सॉफ्ट बॉर्डर इसको कहते हैं, और इससे क्या होता है रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे होते हैं। और CPC का फायदा ये हो रहेगा, चाइना के प्रोफेसर यही कह रहे हैं कि अगर सॉफ्ट बॉर्डर रहेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो CPC भी ज्वाइन करना दूर नहीं। तो इस तरह की बात है। आगे देख लेते हैं। आगे तो जो जेटली साहब है वो यही कह रहे हैं कि जो जेटली जी कह रहे हैं कि
जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, डिमोनेटाइजेशन जो जो हमारा डिफेंस जो बजट है वो काफ़ी कम होएगा। कैसे कम होएगा? वो कहते हैं कि टेरर की फंडिंग में कम आई है तो हमारा खर्चा कम होएगा, कश्मीर में भी कम जो खर्चा होएगा हमारा, तो इससे क्या होएगा, हम पैसा बचा सकेंगे, वही पैसा यूज़ होएगा पुअर्स के लिए, वही पैसा यूज़ होएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस तरह की बात जो है जेटली कर रहे हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हमारे जो हैं वो चिंताग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों से, एक तो डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो चिंताग्रस्त है। दूसरा इसलिए चिंताग्रस्त है क्योंकि इनको लगता है कि जो अब यूरोप में एक तरह का कैओस क्रिएट हुआ है, एक तरह का यूरोप में कैओस क्रिएट हुआ है, तो क्या हुआ है, और वो जो यूरोप और यूएस के जो लोग हैं वहाँ के लोग एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे। यानी जैसे ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बार बार कहा कि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स को यहाँ नहीं आने देंगे, इंडिया के लोगों को यहाँ पर नहीं आने देंगे, तो इससे क्या होगा, एक तरह से हमारे एक्सपोर्टर्स को डर है कि कहीं ना कहीं वो अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने लोगों को ज़्यादा वरीयता देंगी, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वरीयता देंगे, इसलिए जो इंडिया के लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कमी आएगी। इस तरह की चिंता हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको है। और हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है, देखिए यूएस को हमारा बहुत सा एक्सपोर्ट जाता है। अगर ट्रंप ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज अपनाई कि वो जो अपने लोगों को वरीयता देंगे, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा काफ़ी सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट उनके देश में जाता है। टीसीएस, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा देखिए आप दूसरा यूरोप में भी हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट जाता है, तो ये न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देख लेते हैं आगे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए पिछले दिनों क्या हुआ था, बिजनेस के पेज पे ही पिछले दिनों क्या हुआ था, एक हमारे ऊपर एक बैंकर्स जो बैंकिंग का डेटा था वो काफ़ी चोरी हो गया था। इससे हमें डर लगने लगा था कि जिस हिसाब से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं किया गया है। तो एक ये टेक्नोलॉजी है, रशिया की एक फर्म है, रशियन क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसे, रशियन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, अब देखिए ये टेक्नोलॉजी जो है इसको हैक करना काफ़ी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बैंक इस तरह की टेक्नोलॉजी, रशियन जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग करें अपने डेटा को सिक्योर करने में, तो वो सिक्योर कर सकते हैं। जो एक क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करती है, ना कि मैथमेटिक्स का। इसमें क्वांटम जो फिजिक्स है वो यूज होती है, फोटोन्स का यूज होता है लाइट का जो इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। तो जो इंक्रिप्शन होता है वो काफ़ी आसान होता है। देखिए जो अभी टेक्नोलॉजीज जो बैंक यूज कर रहे हैं वो कैसी टेक्नोलॉजीज अभी यूज कर रहे हैं, बैंक अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि वो इंक्रिप्ट करके जो की है उसके साथ ही भेज देते हैं जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है। जैसे आप मान लीजिए कोई किसी कस्टमर है, मान लीजिए ए कस्टमर है, उसको बैंक से कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो बैंक कैसे करेगा, बैंक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा ए को यूजिंग इंक्रिप्शन, प्लस में जो इंक्रिप्शन को खोलने के लिए, यानी एक इंक्रिप्शन एक तरह का ताला होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट कर देते हैं, तो उसके साथ ही की भेज देते हैं, चाबी भी उसके साथ भेज देते हैं इंक्रिप्ट करके। लेकिन जो हैकिंग वाले क्या करते हैं, इस जो चाबी है की को क्लोन कर लेते हैं, इसका क्लोन बना लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी में वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, ये काफ़ी जो है सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, इसमें फोटोन की लाइट में, फोटोन यानी लाइट की फॉर्म में डाटा को भेजा जाता है, इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, और जैसे ही जो हैकर्स हैं इस फोटोन को छेड़ते हैं तो फोटोन अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, ऑटोमेटिक इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है जैसे ही इनको छेड़ा जाता है। तो एक तरह से इससे क्या है, और हैकर के फिंगरप्रिंट भी इन पे छप जाएंगे। फिंगरप्रिंट मतलब हाथ का नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर वो फोटोन को छेड़ेंगे तो पता लग जाएगा कि इसको छेड़ा गया, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी सिक्योर है। तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी वाइल सेंडिंग द डेटा, और प्रीलिम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं, आगे आज का साइंस एंड टेक देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस एंड टेक में 2-3 न्यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमारे आईआईटी गांधीनगर के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हाई रेजोल्यूशन मैप बनाए हैं इरिगेशन के हमारे देश के अंदर में, यानी ध्यान से सुनिएगा, इरिगेशन जो एरिया है उसका हाई रेजोल्यूशन मैप इन्होंने बनाया है। अभी क्या है, अभी हमारे पास जो रेजोल्यूशन मैप है वो उपलब्ध नहीं है, और लो रेजोल्यूशन मैप उपलब्ध हैं वो, जो कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एक जो दूसरा इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा भी मैप प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो मैप प्रोवाइड किए जाते हैं सिर्फ 1 साल के लिए। यानी जो इनके द्वारा FAO के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो अच्छे नहीं है, वो लो रेजोल्यूशन के। जो इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन के प्रोवाइड किए जाते हैं वो काफ़ी 1 साल के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब इन्होंने खुद से बना लिए जो 2010 से 15 तक के डेटा के लिए, 2000 के, और यानी 2000 से 2015 तक के डेटा के लिए। इसका फायदा काफ़ी होता है। देखिए अगर ग्राउंड वेस्ट वाटर पे जो हम इरिगेशन मैप्स बनाते हैं, इसका फायदा काफ़ी होता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कौन कौन से रीजन में ड्रोट ज़्यादा हो सकता है, कौन कौन से रीजन्स को जो इरिगेशन की ज़्यादा आवश्यकता है। इस तरह से इनको ज़्यादा पता लग जाता है, तो इरिगेशन काफ़ी अच्छे से हमारे देश में हो सकेगा, तो काफ़ी फायदा है इसका।
नीचे एक जो है एक डीज है अल्जीमर, जो अल्जीमर डीज है, इसका कुछ नई तरीके से कुछ नया डेवलपमेंट हुई है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिस तरह के इस तरह के डिजीज का कुछ भी जब नया डेवलपमेंट होता है तो आप उसको बिल्कुल सीरियस मत लीजिए इतना। जो बहुत सीरियस डेवलपमेंट होगी वो तो आगे वाले न्यूज़ में भी आएगी, वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि अल्जीमर में अगर इस तरह के डीज में कुछ ना कुछ डेली कुछ नया होता रहता है तो वो जानना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अल्जीमर डीज है वो है क्या, क्यों होता है। आपको बेसिक जानकारी किसी भी डीज के बारे में जरूर होनी चाहिए। तो थोड़ा अल्जीमर डीज के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मेमोरी लॉस के कारण ये होता है अल्जीमर जो डीज होता है, मेमोरी लॉस इसमें हो जाता है। तो शुरू से थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। शुरू में देखिए ये इस तरह की जो अगस्टस डी है इनमें हुआ था जर्मनी के अंदर में, और ये डीज का नाम अल्जीमर क्यों पड़ा? सबसे पहले डॉक्टर अल्जीमर थे, डॉक्टर एलोइस अल्जीमर, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अल्जीमर डीज वाज डिस्कवर्ड बाय द पर्सन नेम्ड अल्जीमर, तो हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसमें होता क्या है, देखिए ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर है, इसमें बंदा यादाश्त खो देता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमनीशिया। और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स मेंटल में जो हमारी मेंटल फंक्शनिंग है, दिमाग की जो वर्किंग है वो प्रभावित होती है इस डीज से। और काफ़ी देखिए प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल है, यानी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मतलब सरकार के कुछ या फिर कुछ सेक्शंस ऐसे कहते हैं कि अभी तक इसकी कुछ ठोस दवाई नहीं है और इरिवर्सिबल है, एक बार जिसको हो जाए तो मतलब हो गया, इसका कोई क्योर अभी तक नहीं है, इस तरह की बात कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है इरिवर्सिबल। अल्टरनेटिव्स काफ़ी उपलब्ध है कि रोका जा सके, लेकिन एक बार वापस नहीं किया जा सकता जितना हो जाए। तो मेमोरी लॉस इसमें होता है, तो बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे अफ्रीका का मैप हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम, और जो पॉलिटिकल मैप है तो अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। तो आज थोड़े डेजर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं हम इसके, थोड़े बहुत डेजर्ट हमने पहले किए थे, आज थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है, वो 3 जो है हमारे स्टेट्स में फैला हुआ, कंट्रीज़ में फैला हुआ है, एक साउथ अफ्रीका, एक नमीबिया और दूसरा बोस्तानवा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है इससे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है, सॉरी कैंसर कह रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है क्या इस कालाहारी डेजर्ट से? तो होती है, नहीं होती वैसे, शायद थोड़ा नीचे है ना। हाँ ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है वो यहाँ से जा रहे हैं, और कालाहारी देखिए डाउट है, देख लीजिएगा आप, ये कालाहारी से पास होती है कि नहीं होती। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कालाहारी डेजर्ट से पास होती है कि नहीं होती। देखिए नाबीब डेजर्ट है यहाँ पे साइड में, नामीबिया में कोस्टल जो डेजर्ट है वहाँ से साफ साफ पास हो रही है यहाँ पे देखिए। तो कालाहारी में आप कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे आता है, पास हो भी सकती हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, एक डेजर्ट कालाहारी डेजर्ट है, एक नवीब डेजर्ट है। नवीब डेजर्ट जो है कोस्टल डेजर्ट है, यहाँ पे कोल्ड करंट पास होती है। यहाँ पे देखिए कोल्ड करंट पास होगी तो उसका डेसिकेशन इफेक्ट होता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आता है कि क्या नवीब डेजर्ट से कोल्ड करंट इसके साइड से पास होती है, वो एक रीजन है इसके डेजर्ट बनने का। तो हाँ ये रीजन है, कोल्ड करंट यहाँ से पास होती है, और इसीलिए इसके इफेक्ट से ही थोड़ा बहुत इस डेजर्ट में धुंध भी देखने को मिलती है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, डेजर्ट में धुंध कैसे? तो धुंध आती है, फोग जो आती है वो इस वजह से आती है जो ये कोल्ड करंट साइड से पास होती है कोस्टल एरिया से। और दूसरा देखिए अगर कोई गलती करूं तो प्लीज़ आप कमेंट फॉर्म में बता दीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम में एक तरह से काफ़ी डिफिकल्टी होती है। मेंस का तो एक होता है जनरल कंसेप्ट्स होते हैं, प्रीलिम में इतने सारे फैक्ट्स होते हैं कि कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, चाहे आप कितना भी कर लीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस दिए होते हैं, तो ऑप्शंस देख के हमें याद आ जाता है। तो कई बार संभावना यह रहती है कि मैं कुछ ना कुछ गलती करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए और दूसरे कौन से डेजर्ट हैं। दूसरे डेजर्ट ये तो हमने डिस्कस किया था कि सारा सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का। सारा के नीचे एक साहिल है, साहिल रीजन, सारा का निचला जो पार्ट है, ये भी कोई बार क्वेश्चन आता है। साहिल SAHAL इस तरह कोई पॉइंट है, साहिल ये सारा के नीचे है। और एक जो नूबियन डेजर्ट है यहाँ पे है, देखिए नूबियन डेजर्ट यहाँ पे साइड में। तो बस आपको नाम याद होने चाहिए, और इसके बारे में ऐसा नहीं पूछेंगे कि नूबियन डेजर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता। और कंट्री भी मुश्किल ही पूछते हैं देखिए, क्योंकि अगर पर्टिकुलर एक देश में हो तो पूछ लेते हैं। अब जैसे लीबिया डेजर्ट है, एक लीबिया डेजर्ट यहाँ भी है, तो लीबिया डेजर्ट नहीं पूछेंगे कभी भी। लीबिया का सभी को पता है लीबिया डेजर्ट कहाँ है, बस लोकेशन याद रखिएगा लीबिया की। यहाँ पर नूबियन डेजर्ट है, और जो यहाँ पर देख लीजिए और कौन से डेजर्ट्स हैं। यहाँ पे इथोपिया का हमने पढ़ा था, ईस्ट अफ्रीकन वैली हमने पढ़ ली। तो ऑलमोस्ट हमारा अफ्रीका का मैप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कल मैं देखता हूँ कौन कौन से अगर कोई चीज़ बची है तो फिर कल, नहीं तो फिर रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा एक बारी, और फिर बस खत्म हो जाएगा, अगला कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। याद रखना है कि आप क्वेट्रा डिप्रेशन है यहाँ पे इजिप्ट के अंदर में है। यहाँ पर देखिए एक सिनाई पेनिनसुला भी है, इजिप्ट का पार्ट है, जिस पर आज हमने सुबह की जो वीडियो उसमें डिस्कस किया था, जो कब्जा किया था यहाँ पे इजराइल ने। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये छोटा सा पार्ट है ना, वो है सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पर इजराइल ने कब्जा किया था। देख थोड़ा यहाँ पे है, लोकेशन थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो देख लेना। सिनाई पेनिनसुला नाम याद रखना, कोई पूछ ले कि सिनाई पेनिनसुला कहाँ है, तो इजिप्ट के अंदर पे है जिस पे इजराइल ने कब्जा किया था। दूसरा
डेजर्ट्स हमारे ऑलमोस्ट सभी हो गए, माउंटेन्स भी हो गए, रिवर्स भी हो गई, लेक्स भी हो गई, तो ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गया। आज मैं चेक कर लूँगा कि रात को कौन से पॉइंट्स हमारे बाकी हैं, फिर सारा एक बार रिवाइज करके एक कॉन्टिनेंट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर बाद में इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट देखिए शुरू में 16 कंट्री का था, अब 2 और कंट्री भी इसमें शामिल हो चुके हैं, अब 18 कंट्री का ये हो चुका है। कौन कौन सी 16 कंट्री हैं ये देख लीजिए, यहाँ पर 16 कंट्री कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखिए 10 कंट्री तो हैं वो एशियन की हैं, एशियन की 10 कंट्री हैं, और फिर उसके बाद में 3+2 आते हैं, यानी 10 एशियन के कंट्री हो गए, 10+3+3+2 इस तरह के कंट्रीज़ हैं। तो ये तीन कौन से हैं, ये तीन तो है देखिए साउथ कोरिया, जापान और चाइना। और अगले वाले 3 कौन से हैं, ये 3 है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लस में इंडिया। तो 3+3, और आगे वाले 2 हैं रशिया और यूएस। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, रशिया प्लस में यूएस। दोबारा से बताता हूँ, 10 कंट्री तो एशियन के हो गए, 3 कंट्री बाद में ये आते हैं साउथ कोरिया, जापान और चाइना, ये 7 के कंट्रीज हैं तो आपको याद रह जाएंगे। बाकी 3 कौन से हुए, बाकी 3 ये हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। फिर बाकी 2 कौन से हुए, बाकी 2 हुए रशिया और यूएस। तो इस तरह से ईस्ट एशिया समिट, इस तरह से 18 कंट्रीज हैं। सीधा नहीं पूछेंगे वो 18 कंट्रीज में से ऐसे उठा के किसी का भी नाम नहीं पूछेंगे। इंडिया की मेंबरशिप है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और पूछा भी था 2015 के क्वेश्चन में, ये पूछा था प्रीलिम में कि क्या इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है क्या नहीं है, तो मेंबर है, हमेशा याद रखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी देखिए 2005 में। 2005 में मलेशिया में इसकी शुरुआत हुई थी, और मलेशिया में अभी तक 3 समिट ये हो चुके हैं। और जो ये होता है हर बार, ये एशियन समिट के बाद होता है, तो ये भी याद रखिए। कई बार ऐसा फैक्ट भी पूछ लेते हैं कि क्या ये हर बार एशियन के समिट के बाद होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो अगला देखिए, अभी 2016 का समिट हुआ था, अभी मोदी जी इसमें गए थे, आपको याद होगा, लाओस में ये हुआ था। और अगला जो समिट होगा वो होगा फिलीपींस के अंदर में। तो 2 चीज़ें याद रखिए बस, पहला हुआ था मलेशिया के अंदर में, और 2016 का हुआ था वियतनाम के अंदर में, यानी लाओस, जो ये वियतनाम है जो लाओस की राजधानी है, अगला होगा वो फिलीपींस के अंदर में, तो ये याद रखिएगा। और इस तरह की इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन नहीं है, यूपीएससी ये भी पूछती है कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हो तो। अब देखिए कुछ जून के करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं हम। जून के करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं, आप डाउट में मत रहना, आपको कहीं लगा हो कि हम पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत, देखिए लक्ष्मीकांत हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है लक्ष्मीकांत को डिस्कस करने का। आने वाले 2-3 महीनों में, यानी देखिए अभी दिसंबर है, तो हम मार्च के आसपास लक्ष्मीकांत डिस्कस कर सकते हैं। मार्च में हम इवन 5-5 दिनों में सारी किताबें भी डिस्कस कर सकते हैं। 5 दिन में लक्ष्मीकांत डिस्कस हो सकती है, 5 दिन में स्पेक्ट्रम हो सकती है, 5 दिन में सब कुछ डिस्कस हो सकता है। ज़्यादा ये एस्पायरेशनल लक्ष्य हो गया है, तो लेकिन खैर बाद में देखेंगे इसको। तो अगला देख लेते हैं अभी करंट अफेयर्स जो हैं, जून के करंट अफेयर्स। देखिए जून में एक करंट अफेयर काफ़ी जो फेमस था, यूजीसी को लेकर था। TSR सुब्रमण्यम की एक रिपोर्ट आई थी, देखिए TSR सुब्रमण्यम, याद रखिए, पूर्व जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स ये थे। तो इनकी कमेटी ने कहा कि यूजीसी जो एक बॉडी है, जो यूनिवर्सिटीज़ की एक बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, ये स्टैचुरी बॉडी है, और 1956 के आसपास, यानी पार्लियामेंट ने इसको पास किया था 1956 के आसपास ये आई थी। और TSR सुब्रमण्यम की कमेटी जो कि एक एजुकेशन पर गठित की गई थी, इन्होंने कहा था कि इस यूजीसी को आप भंग कर दीजिए, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो ये बॉडी है इसको निरस्त कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो यूजीसी बॉडी है ये फेलोशिप भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करती, फंड्स ढंग से प्रोवाइड नहीं करती, और जो ये काम है वो नहीं कर पाती। तो यूजीसी का काम है क्या? यूजीसी देखिए एक तरह से सिलेबस में भी कुछ तरह का एडवाइजरी बॉडी होती है, सिलेबस भी डिफाइन करती है कौन कौन सी सिलेबस जो यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाना है। और दूसरा कई बार ये होता है कि ये फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है, किसको स्कॉलरशिप देनी है, किसको नहीं देनी, कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी। तो इस तरह के वो नॉर्म्स है, वो भी ये डिसाइड करता है जो यूजीसी है। यहाँ पे देख लीजिए, तो 2-3 चीज़ें काम करती है। यूजीसी पे प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है इस तरह का। तो एक तो सिलेबस डिफाइन करती है, स्टैचुरी बॉडी है, दूसरा फेलोशिप ये प्रोवाइड करती है। और एजुकेशन पे कमेटी कौन सी गठित हुई थी? वो TSR सुब्रमण्यम की हुई थी। तो हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए देखिए इस करंट अफेयर में। आगे थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस करेंगे अच्छे से, आज पहला दिन है, थोड़ा हमें डिफाइन हो जाएगा। तो देखिए एजुकेशन कमेटी TSR सुब्रमण्यम की आई थी। यूजीसी कौन सी बॉडी है? स्टैचुरी बॉडी है। क्या करती है? फेलोशिप देखती है, दूसरा सिलेबस भी डिफाइन करती है। तो इस तरह का एक करंट अफेयर डिस्कस हो गया। 1-2 जून में, पिछले साल जून में एक उड़ता पंजाब का जो इशू था काफ़ी फेमस था। जो इसमें देखिए मेंस में क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है कि जो राइट टू हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो हनन होता है अगर हम किसी मूवी की स्क्रीनिंग को रोकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल नंबर 19 है। तो काफ़ी बार कैसे होता है कि कुछ मूवी ऐसी होती है कि जिससे यह आरोप लगता है कि ये जो मूवी या फिर फिल्म है ये भावनाओं को आहत कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी गाइडलाइंस है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर ये फिल्म कोई भी मूवी सेंसर बोर्ड से पास हो गई तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। दूसरा देखिए
जो हमारा एक इशू ये उठता है, एक तो सेंसर बोर्ड पे भी इशू आता है। सेंसर बोर्ड वैसे आपको पता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आप बताइए सेंसर बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री को आता है? और दूसरा, ये स्टैचुरी बॉडी है क्या नहीं है? एक तो देखिए स्टैचुरी बॉडी है क्या नहीं है, येस और नो। और दूसरा जो है राइटिंग थोड़ी इंप्रूव कर लूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। अब दूसरा जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है या फिर कोई और मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? आप इसका आंसर दीजिए। दूसरा, मेंस के लिए इशू यह बनता है कि सेंसर बोर्ड को जरूरत ही नहीं है, कोई भी मूवी उसमें अगर गालियां दी हैं तो भी सेंसर बोर्ड उसका उसमें जो सीन है उसके मत काटे, उस पर बैन मत लगाए, बस उसको सर्टिफिकेट्स अलग दे दीजिए। आप 3-4 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे एक अडल्ट, एक होता है यूनिवर्सल, कोई भी उस मूवी को देख सकता है। एक अडल्ट होता है, सिर्फ अडल्ट लोग उसकी मूवी को सेक्शन देख सकते हैं सिर्फ। एक होता है एस स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए। एक अडल्ट विद गाइडलाइंस होता है, कुछ इस तरह का होता है। मतलब 4 तरह की सिर्फ आप एक रेटिंग दे दीजिए किसी भी मूवी को, आप बैन मत कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस मूवी में थोड़ा ज़्यादा ही ऐसे सीन्स हैं तो आप उसको अडल्ट के लिए निश्चित कर दीजिए, आप उसको यूनिवर्सल मूवी का दर्जा मत दीजिए। इस तरह की बात है सेंसर बोर्ड पे। और सेंसर बोर्ड पे एक श्याम बेनेगल की रिपोर्ट भी आई थी। श्याम बेनेगल की रिपोर्ट में क्या हुआ था, उन्होंने गाइडलाइंस दी थी इसी तरह की जो मैंने अभी डिस्कस की थी। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि श्याम बेनेगल की जो कमेटी गठित की गई थी वो किस पे की गई थी, तो आप हमेशा याद रखिए जो श्याम बेनेगल थे उनकी कमेटी की रिपोर्ट आई थी इस पे, सेंसर बोर्ड पे। तो दूसरा करंट अफेयर हमारा आज का डिस्कस हुआ। तीसरा, रेलवे को हटाने को लेकर जून में काफी कुछ सुर्खियों में था, तो अब तो देखिए वो हट ही चुका है, रेलवे बजट आ भी जाएगा। लेकिन नीति आयोग ने गाइडलाइंस दी थे, तो प्री में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? प्री में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी जो रेलवे की अलग से बजट पेश होना स्टार्ट हुआ था वो किसकी कमेटी की रिपोर्ट पे हुआ था? एक्रोथ कमेटी आई थी एक, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्रोथ कमेटी आई थी एक 1925 के आसपास में। तो इसके बाद में हमारा जो रेलवे में था अलग से बजट पेश होना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद में देखिए रेलवे के बजट होने के प्लस और नेगेटिव पॉइंट तो हम काफ़ी डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी और डिस्कस कर लेते हैं। प्लस पॉइंट्स ये होंगे, देखिए जो एक पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म होता है वो खत्म हो जाएगा रेलवे के अलग बजट पास होने से। तो पॉपुलिज्म जो होता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा, यानी अब देखिए जो भी चेंजेस लाना होता था पूरे साल के लिए रुकना पड़ता था, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका बजट पास करेगी तो पूरे साल में कहीं भी इसे पास किया जा सकता था, वोल ईयर इसे पास किया जा सकता है। तीसरा जो एक पॉइंट बनता है कि यहाँ पे देखिए काफ़ी लॉसेस इसको हो रहे थे, तो अब बजट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है पैसों के हिसाब से, यानी फिनेंस भी देखेगी, सिर्फ पॉपुलिज्म नहीं देखेगी। और नेगेटिव पॉइंट्स इसके क्या हो सकते हैं कि रेलवे सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी है अभी, तो अलग से बजट आता था तो एक तरह से ज़्यादा फोकस रहता था। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका बजट लाएगी तो फोकस थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा जो है रेलवे जो है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जरूरत है। तो इस तरह के पॉइंट्स थे इसके नेगेटिव में, तो हमेशा इसको मेंस के दृष्टिकोण से भी याद लीजिए। आज हम इशू आज के बाद हम जो इशू डिस्कस करेंगे दोनों की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, मेंस की फॉर्म में भी प्रीलिम की फॉर्म में भी, क्योंकि देखिए अगर कर ही रहे हैं तो मेंस की फॉर्म में कर ही लेते हैं ना, तो ऐसा क्यों हर बात को प्रीलिम के दृष्टिकोण से देखें। तो मेंस भी तो हमें क्लियर करना ही है, मार्क्स तो मेंस में ही तो लाएंगे, प्रीलिम तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली जो हमारा सिलेक्शन करवाएगा वो मेंस ही तो करवाएगा। एक और जो इशू था देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड था। इलेक्शन कमीशन ने जो एक इशू था, इलेक्शन कमीशन और कई जो एक्सेस सेक्शंस थे उनमें एक बात को लेकर डिबेट थे। कुछ सेक्शंस ऐसे कहते थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगती है, मैं आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिक ही इलेक्शन कमीशन की डिक्लेयर करने के साथ ही एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत कोई भी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने फायदे के लिए, कोई भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का एडवर्टाइजमेंट या फिर किसी दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने फायदे के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ को कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि यह चीज़ है देखिए जो फिलहाल जो गवर्नमेंट सत्ता में है उसको जो फायदा ना हो, यानी एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके, इसके लिए होता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो कुछ सेक्शंस ऐसे कहते हैं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी तो सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करती। तो कुछ सेक्शन कहते हैं इसको ना एक जुडिशियल दर्जा दे दिया जाए, यानी अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी अगर इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन पाता है तो जुडिशरी यानी जज कोर्ट्स में इसका केस चलना चाहिए, ताकि इसमें और ज़्यादा कठोरता आएगी और पॉलिटिकल पार्टीज इसका वायलेशन नहीं करेंगे। दूसरे कुछ सेक्शंस कहते हैं कि ये जो है दूसरे कुछ सेक्शंस ऐसा कहते हैं कि देखिए अगर जुडिशरी में केस जाने लगा तो काफ़ी डिले हो जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जो केसेस को काफ़ी जल्दी सोल्व करता है, और जुडिशरी में जाने लगा तो काफ़ी डिले हो जाएगा, और जो वो कहते हैं हमारा इनोवेशन होती है इलेक्शन कमीशन कुछ ला सकती है, तो इनोवेशन नहीं ला पाएगी जुडिशरी। तो इस तरह के दोनों मेंस के प्लस और नेगेटिव के पॉइंट्स हैं। और एक पॉइंट्स इलेक्ट्रल रिफॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। प्रीलिम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रीलिम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो क्या एमसीसी जुडिशरी प्रोन्स्ड है कि नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है।
तो और कौन से पॉइंट्स हैं? और देखिए जून में जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे, एक मणिपुर से रिलेटेड था, स्पेशल रिलीफ एक्ट से था, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारी डिस्कशन रहेगी, लेकिन इस डिस्कशन को, जो करंट अफेयर की डिस्कशन को, तो हम और अच्छा बनाएंगे। आज सिर्फ एक शुरुआत थी, और जो लोग सोच रहे थे कि पॉलिटी वगैरह डिस्कस करेंगे, पॉलिटी वगैरह अभी नहीं डिस्कस करेंगे तो बाद में मार्च या अप्रैल में डिस्कस करेंगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इंटरनेशनल डायमेंशन हम डाल सकते हैं। नीचे कुचिपुड़ी का पॉइंट है। कुचिपुड़ी प्रीलिम के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, बनाया जाता है कहाँ? आर्ट एंड कल्चर में आता है, ये आंध्र प्रदेश में आता है कुचिपुड़ी। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक ब्रास की प्लेट के आसपास रंगोली बनाई जाती है और ऊपर, तो आप आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ोगे। कुचिपुड़ी आपको पता होना चाहिए। हम आर्ट एंड कल्चर बाद में डिस्कस करेंगे तो हम देख सकते हैं इसे। उसके बाद देखिए आज काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक बैन की बात है यहाँ पर। एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि दिल्ली से, आपको पता ही होगा ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, दिल्ली में जो ये प्लास्टिक के पॉलीथीन या फिर डिस्पोजेबल ग्लास हैं, इन्हें बैन कर दिया जाएगा 1 तारीख से। इस तरह का कुछ ऑर्डर दिया था। तो ये इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसको यूज़ देखिए, छोटी से छोटी चीज़ को हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अब पिछले मेंस यानी 2015 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल एथिक्स, इस तरह की चीज़ें क्या हैं? तो देखिए बिल्कुल बेसिक्स चीज़ आप लिखोगे जब एथिक्स के अंदर, तो मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो आप लिखोगे इस तरह की चीज़ें कि मैं पॉलिथीन यूज़ नहीं करता, इसलिए मेरे अंदर जो है इन्वायरमेंटल एथिक्स है। मैं जब भी कोई देखता हूँ इस तरह की चीज़, तो मैं उस तरह की चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ जिससे इन्वायरमेंटल को नुकसान पहुँचे। तो इस तरह की चीज़ों में जब आप डेली यूज़ की चीज़ें लिखोगे कि मैं प्लास्टिक ग्लास नहीं यूज़ करता, तो इस बस आपको यही चीज़, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं दिखाने हैं आपको, बस आपको यह दिखाना है कि आपके अंदर में इन्वायरमेंटल एथिक्स है। तो इस पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि डिस्पोजेबल ग्लास अगर लाने हैं तो GS2 में भी पेपर आ सकता है, इसका 3 में भी आ सकता है, इन्वायरमेंटल में, ना सिर्फ एथिक्स में। अगर GS3 में आएगा तो आप लिखोगे कि अगर आपको इस तरह का बैन को इंप्लीमेंट करना है तो आपको जो अल्टरनेटिव है वो आसानी से उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। यानी जो प्लास्टिक के जो पॉलिथीन या फिर डिस्पोजेबल ग्लास के अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि पेपर पॉलिथीन्स, इस तरह की चीज़ें महंगी पड़ती हैं, लेकिन आपको ये सस्ती करनी पड़ेंगी। अब चाइनीज़ पॉलिथीन मार्केट में अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। आप उनकी देखिए, जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक लेवल के बाद में उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तभी इनको इंप्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस न्यूज़ में कहा गया कि अभी तक लोगों को पता नहीं। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। अवेयरनेस ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आता है। इंडिया में अवेयरनेस की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर जिसमें अवेयरनेस का पॉइंट ऐड किया जा सकता है। और कौन से पॉइंट्स हैं? देखिए सॉल्यूशन की जब भी बात आए तो हमारे देश में रिसर्च का पॉइंट हमेशा ऐड किया जा सकता है कि डेटा की कमी है, और जनरल पॉइंट और रिसर्च की बात आ सकती है, डेटा की बात आ सकती है, सर्वे की बात आ सकती है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि ना जनरल पॉइंट्स होते हैं, हम अपने मेंस के आंसर में इन्हें लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल ऐसे लिखोगे कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर, डेटा इज नॉट देयर, तो हमारे पॉइंट्स वेग हो जाएंगे। तो हमें सब्सटेंस करके लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ हर एक आंसर के हिसाब से अलग अलग लिंक करना पड़ेगा। वो सब हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और आगे कौन से पॉइंट है? देखिए आगे ये पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है कि कुछ फेरी सर्विसेज स्टार्ट करने की बात की गई है गंगा के आसपास सिटीज़ में। तो देखिए जो है हमारे नेशनल जो वाटर हाईवेज हैं हमारे, पहले देखिए वाटर हाईवेज 5 थे, छठे के लिए बिल पेश किया गया था वो, लेकिन वो लैप्स हो गया। तो अब 106 जो वाटर हाईवेज हैं उनके लिए बिल लाया गया है। तो देखिए वाटर हाईवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए रोड पर कंजेशन कम करने के लिए, रोड पर इतनी भीड़ भाड़ आपको पता होगा, इतने सारे व्हीकल्स अब हो चुके हैं। जब इस तरह के जो हमारे वाटर हाईवेज हैं ये स्टार्ट किए जाएंगे तो कंजेशन काफ़ी कम होगी रोड्स के ऊपर से, और ये सस्ते पड़ते हैं। यानी जो वाटर हाईवेज हैं काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, इनमें पोल्यूशन भी कम होता है और काफ़ी चीप ये पड़ते हैं। और अगर ये डेवलप होंगे तो जो रिवर्स की एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ेंगी और उसके आसपास की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो काफ़ी फायदे इनसे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होएगा उन रिमोट सिटीज़ पर जो नदी के आसपास हैं। लेकिन काफ़ी दिक्कतें भी हैं इन हाईवेज़ पे, जो वाटर हाईवेज़ होते हैं। जैसे हमारा पहला हमारा कौन सा है, इलाहाबाद टू हल्दिया है शायद, इलाहाबाद टू हल्दिया। और दूसरा जो हमारा हाईवे है वो सादिया टू धुबरी है। और भी काफ़ी हैं। प्रीलिम के दृष्टिकोण से आप इसे याद कर लीजिएगा। काफ़ी कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है इस तरह का। पहला नेशनल जो वाटर हाईवे है वो कौन सा है, वो इलाहाबाद टू हल्दिया है। दूसरा है कौन सा है, सादिया टू धुबरी है, ये ब्रह्मपुत्र पे है, ये गंगा पे है। और भी काफ़ी हैं, ऐसे 5 तक हैं अभी तक। वैसे छठा भी आ गया लेकिन छठे का बिल पास नहीं हुआ। और आगे एक आता है जो हमारा पैरेलल चलता है कोस्टल की साइड में।
तो और देखिए अब दिखते किस तरह की आती है, दिखते इस तरह की आती है, सिल्टेशन हो जाती है काफ़ी बार रिवर्स में सिल्टेशन होती है, तो ये शिप चल नहीं सकते। दूसरा बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है मछलियों वगैरह को। और तीसरा देखिए हमारे पास ना स्मॉल वेसल्स अभी है नहीं। और चौथा पॉइंट ये है कि जो पानी रहता है इन नदियों में, पानी शिप की शुरुआत अच्छी हुई थी जब एकदम पीक पर थी, जब सुषमा स्वराज हमारे देश की फॉरेन मिनिस्टर गई थी पाकिस्तान के दौरे पर, तब उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत की शुरुआत की थी कि सभी इशू को लेकर बातचीत हो, और जिसमें टेबल पर यानी सारे के सारे इशू रहे, कश्मीर का इशू समेत ट्रेड के इशू सारे एक साथ डिस्कस किए जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जो यूरी के अटैक के बाद में तो हमने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए और काफ़ी रिलेशंस खराब हैं। लेकिन अब एक शुरुआत हुई है। कल हमारे प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ के जन्म दिवस पर एक ट्वीट किया, तो इससे को भी एक इस तरह से देखा जा रहा है कि अब एक तरह से रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि रिलेशंस अच्छे हों। तो आप देखना बाकी होगा कि कैसा सिग्नल जाता है उस ट्वीट से पाकिस्तान के अंदर में। और देखिए यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट, हाँ पीछे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रह गई यहां पर, ये देख लेते हैं। ये न्यूज़ है देखिए जो ई वोटिंग को लेकर काफ़ी इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन सी 2-3 इशू इसमें इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं इस नीचे वाली न्यूज़ में। एक तो इशू सबसे पहले तो इसमें ये इन्वॉल्व है कि जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं हमारे देश में, देखिए पटना के मान लोग हैं, मान लीजिए आप बिहार के लोग हैं, मान लीजिए दिल्ली में आ जाते हैं वो, तो दिल्ली में आ जाते हैं, देखिए वहाँ उनका जो वोट है पटना में भी है, लेकिन कुछ समय तक वोटिंग जो कार्ड वो बनवा लेते हैं दिल्ली के अंदर भी, तो उनके डबल वोटिंग राइट्स हो जाते हैं पटना में भी और दिल्ली में भी, जो हमारा कानून है आरपीए एक्ट है उसके खिलाफ में है कि एक बंदे का एक जगह ही वोट हो सकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए देखिए काफ़ी सारी चीज़ें सुझाई गई, जैसे कि आप प्रोक्सी वोटिंग कर दीजिए या फिर ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान रख लीजिए ताकि वो दिल्ली में वोट बनवाए ही ना, और ताकि पटना में जिनका वोट है वो पटना में ही वोट दे सकें प्रोक्सी वोटिंग से या फिर ई वोटिंग से। और यह इशू आता है देखिए उनमें भी, हमारे जो सेना के जवान हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी यही इशू आता है कि उनको अगर वोट करना हो, देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली का बंदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेकिन अभी जॉब कर रहा है पटना के अंदर में, तो वो वोट कैसे देगा? तो उनके पास भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो ऑनलाइन वोट दे सकें या फिर प्रोक्सी वोटिंग ऐसे होता है कि आप किसी दूसरे को, मान लीजिए मैं अब दिल्ली के अंदर में हूँ लेकिन मेरा वोट किसी दूसरे स्टेट में है, मान लीजिए बिहार में, मान लीजिए मेरा वोट बिहार में है, तो क्या होगा, मैं किसी दूसरे पर्सन को राइट दूंगा, मान लीजिए मेरा भाई है या फिर कोई मेरा दोस्त है, नहीं सारा साल नहीं रहता, इसलिए भी दिक्कतें आती कि इनको वाटर हाईवेज की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट थे मेंस के लिए। और आगे कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए यहाँ पर देखते हैं, और ये एक छोटा सा पॉइंट मेंस में यूज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए काफ़ी सारे जो ये चाइल्ड अब्यूज़ होता है या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमेन्स के साथ में, ये फैमिली के अंदर ही होता है। तो इससे काफ़ी तरह की दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर होता है तो इसलिए रिपोर्टिंग में नहीं आ पाता, इसीलिए हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें फॉल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है, कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो सर्वाइवल सेंट्रिक होना चाहिए, यानी जो सर्वाइव करता है विक्टिम सेंट्रिक हमारा होना चाहिए। और इसके बस जो ये कीवर्ड है ना, कीवर्ड याद रखिए आप, बस ये कीवर्ड याद रखिए, हमारा जस्टिस सिस्टम है वो सर्वाइवल सेंट्रिक होना चाहिए। आंसर में लिखने के काम आता है, ऐसे इस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी वैल्यू एडिशन होता है हमारे मार्क्स में। तो अब देखिए आगे का जो बात है यहाँ पर कहा गया है कि 2016 का जो ईयर था वो जुडिशरी के बीच में और इनके बीच में, जुडिशरी के बीच में और जो एग्जीक्यूटिव के बीच में काफ़ी एक तनातनी भरा रहा। काफ़ी सारे ऐसे केसेस रहे, जैसे कि एनजेईसी का एक एक्ट था, एनजेईसी का एक्ट, जिसमें एग्जीक्यूटिव ने यानी सरकार ने कुछ ऐसा एक्ट रखा था कि सरकार का भी एक से रहता जुडिशल की अपॉइंटमेंट में, उसे जुडिशरी ने निरस्त कर दिया। और दूसरे कौन से पॉइंट थे, और दूसरे देखिए ऐसे पॉइंट थे इसमें कि जैसे जस्टिस लोधा की कमेटी थी, 377 आर्टिकल था, और कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि पूरा 2016 का साल जो हमारा था वो जुडिशरी और इनके बीच में एक तनातनी भरा रहा। तो इस पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो जब भी कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि रिलेशनशिप दोनों के बीच में खराब है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगला जो पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 2 न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है इस पेज पर। एक तो किस तरह से हमारे अटैक्स रहे, ये तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया कि पूरा साल जो है अटैक्स होते रहे। पठानकोट में अटैक हुआ साल के शुरुआत में ही, यूरी में अटैक हुआ, हमारे काफ़ी जवान उसमें शहीद हुए, और उसके बाद भी देखिए काफ़ी छोटे मोटे अटैक्स जम्मू कश्मीर में होते गए। और थोड़ा पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी डिस्कस की गई है कि किस तरह से अटैक हुए, कि पिछले साल तो क्रिसमस पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए थे पाकिस्तान पर, लेकिन इस बार रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ट्रस्ट को धोखा दिया और पठानकोट में अटैक हुआ, उसके बाद में अटैक्स जारी रहे। तो और भी 2-3 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए हैं कि नमस्कार दोस्तों, आज यानी 26 दिसंबर 2016 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ एनालिसिस है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट पेज पर रशिया का जो एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो देखिए प्लेन क्रैश से रिलेटेड
न्यूज़ दो वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो फ्लाइट्स की आजकल जो सिक्योरिटी है, काफ़ी प्लेन क्रैश हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसको सिक्योरिटी को लेकर मेंस में पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो ये लोकेशंस है, लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैक सी में कहते हैं गिरा है, तो ब्लैक सी के आसपास कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे यूक्रेन है, रशिया है, और ये सारे टर्की हैं। आप बताइए कौन कौन से और कंट्री जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द आते हैं। तो ये पूरा रीजन है प्रीलिम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2014 में भी क्वेश्चन आया था कि जो टर्की है किन किन दो सी के बीच में है, और ब्लैक सी के आसपास कौन से कंट्रीज लगते हैं जो वहाँ पे, और दूसरे सीज हैं काफ़ी सारे, उनके आसपास कौन से कंट्री लगते हैं। दूसरा ये देखिए एक ये न्यूज़ है, यहाँ पर ये न्यूज़ है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट का जवाब दिया जो कि एक फेक ट्वीट था। उस फेक ट्वीट में ऐसा कहा गया था कि इजराइल ने पाकिस्तान को धमकी दी है। तो उस फेक ट्वीट पर बिलीव करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी धमकी का जवाब दिया और कहा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, इजराइल परहैप्स डजंट नो दिस, इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन देखिए हम इस पॉइंट को कहाँ यूज़ करेंगे, हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे अपने मेंस के आंसर में सोशल मीडिया का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो एक इंटरनेशनल एंगल हमें मिलेगा। हमें पहले पता था, देखिए सोशल मीडिया का साफ साफ पेपर 3 में इसका यूज़ होता है। पेपर 3 में साफ साफ टॉपिक है सोशल मीडिया का किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ होता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ तो हमने काफ़ी पढ़ा है, जैसे कल परसों भी पढ़ा था, चाइल्ड्स को ट्रैक करने में इसका यूज़ होता है। नेगेटिव यूज़ में भी हमने काफ़ी पढ़ा कि जिस हिसाब से कई बार जो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ में एक तरह से प्रोपेगेंडा, वहाँ पे बेंगलोर में काफ़ी एक्सोडस हुआ था नॉर्थ ईस्ट पीपल के खिलाफ में, मुजफ्फराबाद में जो मुजफ्फरपुर में जो यूपी में दंगे हुए थे, वहाँ भी जो सोशल मीडिया का गलत रूप से इस्तेमाल हुआ था। इवन हरियाणा में जो राइट्स हुए थे वहाँ भी गलत इस्तेमाल हुआ था सोशल मीडिया का। तो एक तरह से देखिए जो सोशल मीडिया की हमें इंटरनेशनल एंगल भी मिल गया। किस तरह से, जैसे ट्रंप का आया था पॉइंट कि ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में एक गलत न्यूज़ फैली थी जिसका प्रभाव पड़ा था इलेक्शन के नतीजे पर, तो यहाँ भी एक गलत इस्तेमाल हुआ है। तो एक तरह से ये शुरुआत हो चुकी है सोशल मीडिया का बहुत गलत यूज़ होने की। तो ये पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल एंगल के साथ में।